एक बात सोचिए, लैपटॉप खोला, पाइथन की कुछ लाइंस लिखी, एंटर दबाया और बस अब लैपटॉप बंद करके आराम से सो जाइए। हाँ, और रात भर आपका कंप्यूटर मार्केट को एनालाइज कर रहा है, ट्रेड्स ले रहा है। वही तो, मतलब अपने आप शेयर खरीदना और बेचना एकदम किसी जादू की तरह लगता है, जैसे कोई पैसा छापने की मशीन मिल गई हो। और आजकल हर नए ट्रेडर को यही सपना बेचा जा रहा है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि बस मशीन को काम पर लगा दो और इंसानी डर और लालच को ट्रेडिंग से बिल्कुल बाहर कर दो। सही कहा। पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब इतना ही आसान और सीधा है, तो फिर एल्गोरिदम ट्रेडिंग करने वाले लगभग 90% लोग अपनी सारी जमा पूंजी क्यों गंवा बैठते हैं? यही सबसे बड़ा राज है जिसे समझना जरूरी है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प सोर्सेज हैं, जैसे ग्रो का पाइथन ट्रेडिंग पर एक डिटेल्ड गाइड, डॉक्टर अर्नेस्ट चैन के रिसर्च पेपर्स और उनका कौन-कौन का बड़ा फेमस लेक्चर। हाँ, और डैनियल पालोमार की पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग पर जो रिसर्च है वो भी बहुत आई ओपनिंग है। एग्जैक्टली। और साथ ही क्वांट इंस्टी का कैली क्राइटेरियन पर एक डीप मैथमेटिकल एनालिसिस भी है। हमारा मेन मिशन इस चर्चा में ये समझना है कि मशीन और कोड पर भरोसा करना जितना सेफ लगता है, असल में वो पुराने डेटा के कितने खतरनाक जालों से भरा हुआ है। देखिए, जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि आज टेक्नोलॉजी ने इस पूरी कोडिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। मतलब आज से 10 साल पहले अगर किसी को एक ट्रेडिंग एल्गो लिखना होता था तो इसे पूरा एक टीम लगती थी। हाँ, डेवलपर्स, क्वांट्स सब चाहिए होते होंगे। सही में। पर आज कोई भी अपने कमरे में बैठकर ब्रोकर के एपीआई को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता है। पर सच कहूं तो ये आसानी ही सबसे बड़ा धोखा है। धोखा कैसे? क्योंकि लोग सोचते हैं कि उन्होंने कोड लिख लिया और वो कोड पुराने डेटा पर बहुत बढ़िया मुनाफा दिखा रहा है, तो आगे चलकर भी वैसा ही होगा। वो इस बात को मिस कर देते हैं कि जो हिस्टोरिकल डेटा है वो मार्केट का सच नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक परछाई है? बिल्कुल, एक ऐसी परछाई जो अक्सर हमें गुमराह करती है। तो चलिए इस गुमराह करने वाले रास्ते की एकदम शुरुआत से बात करते हैं। अगर हम आज के टाइम को देखें तो ग्रो के आर्टिकल से एक बात बहुत साफ हो जाती है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए पाइथन एक सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ऐसा क्या है इस पाइथन में? देखिए, पाइथन इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसकी लाइब्रेरीज बहुत पावरफुल है, जैसे पांडास हो गया, नमपाई है या टीए-लिब है। अच्छा। मतलब एक आम ट्रेडर को जीरो से शुरू करके लंबे चौड़े मैथ्स के फॉर्मूले नहीं लिखने पड़ते। जैसे मान लीजिए अगर पिछले 200 दिन के शेयर की प्राइसेस को एनालाइज करना है, हाँ, तो पांडास उस पूरे डेटा को किसी एक्सेल शीट की तरह कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कर देता है, और टीए-एलआईबी जैसे टूल्स आपको बने बनाए इंडिकेटर्स दे देते हैं। ओह, तो खुद से कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ग्रो के इस गाइड में एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी का जिक्र है, जिसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहते हैं। जहां तक मैं समझ पाई हूं, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि शेयर की प्राइसेस का एक छोटा एवरेज लिया जाता है। हाँ, जैसे 50 दिन का एवरेज। सही। और एक लंबा एवरेज लेते हैं, मान लीजिए 200 दिन का। तो जब वो 50 दिन की एवरेज लाइन उस 200 दिन की एवरेज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में अचानक तेजी आ रही है। और वहीं पर कंप्यूटर तुरंत एक बाय सिग्नल दे देता है। हाँ। और ठीक इसके ऑपोजिट, जब वो छोटी लाइन उस लंबी लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है, तो कंप्यूटर सेल सिग्नल जनरेट करता है। इस पूरे प्रोसेस में ट्रेडर को खुद से कुछ नहीं सोचना पड़ता। मतलब कोड बस मार्केट की प्राइसेस को लगातार मॉनिटर करता रहता है। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो मैथमेटिकल कंडीशन पूरी होती है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। इस पूरे सिस्टम को सुनकर मुझे घर के एसी वाले ऑटोमेटिक थर्मोस्टाट की याद आ रही है। मतलब जैसे अपने टेम्परेचर 24 डिग्री पे सेट कर दिया, अब कमरे की गर्मी जैसे ही बढ़ती है, मशीन खुद ऑन हो जाती है और ठंडा होने पर ऑफ हो जाती है। सही एग्जाम्पल है ना? मतलब ट्रेडर के अंदर जो लालच होता है कि अरे शायद ये शेयर थोड़ा और ऊपर जाएगा, अभी नहीं बेचती, या फिर जो डर होता है कि मार्केट गिर रहा है, जल्दी निकल जाओ, वो सारे के सारे इमोशंस इस थर्मोस्टेट जैसी मशीन से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। पर देखिए, प्रॉब्लम उस थर्मोस्टेट में नहीं है जो बिना थके अपना काम कर रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उस टेम्परेचर को सेट करने में है। मतलब ये कैसे तय होगा कि 50 दिन और 200 दिन का ही एवरेज लेना है, 40 और 150 दिन का क्यों नहीं? ये पॉइंट तो है। इस चीज को डिसाइड करने के लिए ट्रेडर्स अपने बनाए हुए रूल्स को पिछले 10 या 20 साल के मार्केट डेटा पर टेस्ट करते हैं, और इसी को बैक टेस्टिंग कहा जाता है।
वो बेसिकली ये देखते हैं कि पास्ट में किस सेटिंग ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया। और मुझे लगता है यहीं से सारी मुसीबतें शुरू होती हैं, क्योंकि डैनियल पालामार ने अपनी रिसर्च में बैक टेस्टिंग को लगभग एक धोखे की तरह प्रेजेंट किया है। उन्होंने क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के 7 पापों का यानी 7 सिंस का जिक्र किया है। हाँ, उनका वो पेपर काफी डीप है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे समझ आया कि जो थर्मोस्टैट हमने पिछले साल के मौसम के हिसाब से सेट किया है, वो आज के अचानक आए तूफान में हमें कैसे डुबा सकता है। उनका सबसे पहला पाप है सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस को समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिकल तरीके से हमारे प्रॉफिट को बिल्कुल झूठा साबित कर देता है। वो कैसे? मान लीजिए कि कोई अपनी स्ट्रैटेजी को निफ्टी 50 या S&P 500 पर टेस्ट कर रहा है। वो आज के टॉप 50 स्टॉक्स का पिछले 10 साल का डेटा निकालता है और उस पर अपना पाइथन कोड रन करता है। ठीक है। अब कोड दिखाता है कि हर साल 20% का रिटर्न मिला। खुशी की बात लगती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। क्या गलती? आज जो 50 कंपनीज उस लिस्ट में दिख रही हैं, वो तो सर्वाइवर्स हैं, यानी वो तो सक्सेसफुल हो ही चुकी हैं ना। ओह, वेट, मतलब? हाँ, उन्होंने उन सारी कंपनीज के डेटा को तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया जो पिछले 10 सालों में बैंकरप्ट हो गईं या किसी भारी नुकसान की वजह से उस इंडेक्स से ही बाहर निकाल दी गईं। बाप रे, मतलब अगर मैं 10 साल पहले सच में ट्रेड कर रही होती तो मेरे पोर्टफोलियो में वो डूबने वाली कंपनियां भी तो होती जिन्होंने मेरे उस प्रॉफिट को लगभग आधा कर दिया होता। बिल्कुल। लेकिन आज बैक टेस्ट करते टाइम मैं अनजाने में सिर्फ उन घोड़ों की रेस देख रही हूँ जो रेस जीत चुके हैं। ये तो रेस शुरू होने से पहले ही डेटा के साथ हेरफेर हो गई। सही पकड़ा। और इस हेरफेर का एक दूसरा रूप है जिसे लुक अहेड बायस कहते हैं। ये और भी खतरनाक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें लोग अनजाने में फ्यूचर की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल पास्ट में कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, ट्रेडिंग डेटा में हमेशा टाइम स्टैम्प्स होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट आने वाली है शाम को 4 बजे, जब मार्केट बंद हो चुका है। हाँ, जनरली रिजल्ट्स आते ही हैं मार्केट आवर्स के बाद। पर आपके डेटा प्रोवाइडर की एक छोटी सी गलती की वजह से वो जानकारी सुबह 10 बजे के डेटा पॉइंट में शामिल हो जाती है। ओह गॉड, तो जब मैं बैक टेस्ट करूंगी तो मेरा एल्गोरिथम तो वो रिपोर्ट सुबह ही पढ़ लेगा। एग्जैक्टली, और शेयर की प्राइस बढ़ने से पहले ही उसे खरीद लेगा। कागज पर तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे मॉडल में कोई जादू है। उसने फ्यूचर देख लिया और दबा के पैसे छाप दिए, जबकि असली दुनिया में वो रिपोर्ट 4 बजे तक किसी के पास थी ही नहीं। वही तो, ये एक अनजाने में की गई चीटिंग है जो बैक टेस्ट की रिटर्न्स को आसमान पर पहुंचा देती है। लेकिन इन सब के अलावा पैलोमार ने स्टोरी टेलिंग बायस पर जो बात कही है ना, वो तो इंसानी दिमाग की बहुत गहरी कमजोरी को दिखाती है। हाँ, वो अगस्त 2018 वाला एग्जाम्पल। हाँ, वो बहुत मशहूर है। एक पूरी तरह से रैंडम बाइनरी सीक्वेंस था, मतलब सिर्फ 0 और 1 का एक ऐसा पैटर्न जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई सिरपैर नहीं था। हाँ। पर उस रैंडम सीक्वेंस ने एक पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेंड को अगस्त 2018 तक बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर दिया। अगर मैं वो चार्ट देख रही होती जहां कोई एक फॉर्मूला शेयर के हर ऊपर नीचे जाने से एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है, तो मेरा पहला रिएक्शन यही होता कि बस मैंने तो मार्केट को हैक कर लिया है। मुझे लगता मैंने कोई बहुत बड़ा राज ढूंढ लिया है। मैं उस स्टोरी पर पूरा भरोसा कर लेती। और कोई भी कर लेता, क्योंकि हर इंसान उस कहानी पर विश्वास करना चाहता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो पैटर्न्स ढूंढने के लिए ही बना है। हम रैंडम चीजों में भी मीनिंग निकाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगस्त 2018 के बाद पता है क्या हुआ? उस रैंडम सीक्वेंस ने पूरी तरह से गलत रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए, क्योंकि वो कोई मार्केट का राज था ही नहीं, वो महज एक इत्तेफाक था। और शायद एल्गो ट्रेडर्स अक्सर इन इत्तेफाकों को ही मार्केट का रूल मान बैठते हैं। सही कहा। और इसी जिद से पैदा होता है वो चौथा पाप, जिसे ओवरफिटिंग कहते हैं। मुझे तो ये ओवरफिटिंग सबसे भयानक बीमारी लगती है। मतलब अगर मेरा एक मॉडल है जो पुराने डेटा पर सिर्फ 5% प्रॉफिट दिखा रहा है और मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी? आप उसमें एक और रूल जोड़ देंगे। हाँ, फिर एक और नया इंडिकेटर लगा दूंगी, फिर उसकी पैरामीटर्स को थोड़ा और बदलाव करूंगी। तब तक करती रहूंगी जब तक वो पास्ट रिटर्न मुझे 100% न दिखने लगे। और इस चक्कर में आप अपने मॉडल को हिस्टोरिकल डेटा पर इतना ज्यादा फिट कर देते हैं कि वो मार्केट के काम करने के तरीके को नहीं सीखता, वो बस हिस्ट्री को रट लेता है, रट्टा मार लेता है। हाँ, देखिए, मार्केट में हमेशा एक नॉइज या शोर होता है, रैंडम उतार चढ़ाव जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। ओवरफिटिंग के केस में वो मॉडल उस शोर को भी एक पक्का रूल मानकर याद कर लेता है। तो अगर इसको ऐसे समझें, क्या बैक टेस्टिंग बेसिकली एक
ओपन बुक एग्जाम की तरह है, कैसा ओपन बुक एग्जाम? जहां आपके सामने पिछले 10 साल के मार्केट के सवाल और जवाब दोनों पहले से रखे हैं और आप बार बार अपना आंसर बदलते हैं जब तक कि आपके 100 में से 100 नंबर नहीं आ जाते। फिर आप खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझने लगते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब अगले दिन लाइव मार्केट खुलता है, क्योंकि वो तो एक क्लोज्ड बुक एग्जाम है ना, उसके आगे के सवाल तो किसी को नहीं पता, तो वो रटा रटाया मॉडल वहां बुरी तरह फेल हो जाता है। एकदम सही। उस ओपन बुक एग्जाम में पास होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप पास्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं पर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर अर्नेस्ट चैन अपनी किताब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में ओवरफिटिंग से बचने का एक बड़ा क्लियर तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर दो। मतलब रूल्स को सिंपल रखो। हाँ, आपकी ट्रेडिंग रूल्स जितने सीधे और लीनियर होंगे, जैसे मीन रिवर्जन या बेसिक मोमेंटम मॉडल्स, ओवरफिटिंग का डर उतना ही कम होगा। वैसे पालेमार के रिसर्च में एक और ऐसी चीज है जो छुप छुप कर आपका सारा मुनाफा खा जाती है, वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। ओह हाँ, उन्होंने अपनी रिसर्च में एक एग्जाम्पल दिया है ना, एक इन्वर्स वॉलेटाइल पोर्टफोलियो का जो डेली रीबैलेंस होता है और उसमें सिर्फ 7 बेसिस पॉइंट्स की फीस लगती है। अगर कागज पर देखें तो वो पोर्टफोलियो बिना किसी रिस्क के बस ऊपर ही ऊपर जाता दिखता है। वो कागज पर इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि कंप्यूटर ये नहीं सोचता कि जब हम रोज रोज शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे तो ब्रोकर अपना कमीशन काटेगा, एक्सचेंज अपना टैक्स लेगा। और वो स्लिपेज भी तो होता है। एग्जैक्टली। स्लिपेज यानी जिस दाम पर आप खरीदना चाहते थे और जिस दाम पर एक्चुअल में ट्रेड हुआ उसके बीच का डिफरेंस। अब देखिए, 7 बेसिस पॉइंट सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है। हाँ, आम लोग तो ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जब आपका एल्गोरिथम उस पोर्टफोलियो को रोज रीबैलेंस करने के लिए हजारों ट्रेड्स लेता है ना, तो ये छोटी सी फीस भी कंपाउंड होकर आपके पूरे मुनाफे को किसी दीमक की तरह खा जाती है। सच में, इन सब बातों को सुनकर दिमाग में एक बहुत ही नेचुरल सवाल आता है। अगर पास डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना इतने सारे बायसेस, ओवरफिटिंग और चीटिंग से भरा हुआ है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री तो एक ही बार हुई है ना। हाँ, पास तो फिक्स है। तो फिर हम करें क्या? कोई कैसे इंश्योर करे कि उसका बनाया हुआ मॉडल आने वाले फ्यूचर के झटकों को झेल पाएगा? इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही ब्रिलियंट सॉल्यूशन है जो डॉक्टर अर्नेस्ट चैन ने अपने क्वांटकॉन 2018 के लेक्चर में दिया था। एक बड़ा आहा मोमेंट था वो। क्या था वो सॉल्यूशन? उन्होंने कहा कि हमें हिस्टोरिकल प्राइसेस पर अपने ट्रेडिंग रूल्स को फिट करना बंद कर देना चाहिए। इसकी बजाय उस हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके हमें मार्केट के बिहेवियर का एक टाइम सीरीज मॉडल बनाना चाहिए, जैसे कि R1 या ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। इस AR1 मॉडल को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये है ना कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि 2008 में उस शेयर की एग्जैक्ट प्राइस क्या थी। हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि वो शेयर चलता कैसे है, उसकी वॉलेटिलिटी कैसी है, या वो कितनी जल्दी अपने एवरेज पर वापस लौट आता है। एकदम परफेक्टली समझाया आपने। जब एक बार आप उस बिहेवियर को या उसके नेचर को मैथ के फॉर्म में कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद आप पुरानी प्राइसेस को पूरी तरह भूल जाते हैं। अच्छा, फिर उन प्राइसेस का क्या काम? फिर आप उस AR1 मॉडल का यूज करते हैं और सिमुलेशन के जरिए हजारों नई और इमेजिनरी प्राइस सीरीज जनरेट करते हैं। डॉक्टर चैन के हिसाब से वो लगभग 10,000 अलग अलग प्राइस सीरीज बनाते हैं, जिसमें से हर एक की लेंथ 3.7 साल होती है। 1 मिनट, 3.7 साल ही क्यों? ये नंबर तो थोड़ा अजीब और स्पेसिफिक लग रहा है। कोई रैंडम नंबर तो नहीं है? नहीं, ये रैंडम नहीं है। ये मीन रिवर्जन की हाफ लाइफ का लगभग 10 गुना टाइम होता है। मतलब मैथ के हिसाब से ये टाइम पीरियड इतना लंबा होता है कि इसमें मार्केट के हर तरह के साइकिल और उतार चढ़ाव कवर हो जाते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी को अपना मैजिक दिखाने का पूरा मौका मिल जाता है। अब सोच कर देखिए, आपके पास हिस्ट्री का वो एक वर्जन नहीं है जो गुजर चुका है। आपके पास 10,000 ऐसे पॉसिबल फ्यूचर्स हैं जो हो सकते थे। वाओ! तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप वही ओवरफिटिंग वाला काम कर रहे हैं तो आप पिछले मैच की रिकॉर्डिंग को 100 बार देखकर सोच रहे हैं कि बॉलर अगली बार भी एकदम वैसे ही गेंद फेंकेगा, जो कि कभी नहीं होगा। वही तो। लेकिन इस सिम्युलेशन वाले तरीके में आप एक बॉलिंग मशीन का यूज कर रहे हैं। वो मशीन हर बार एक नई गेंद फेंकती है, कभी सीधी बाउंसर, कभी बिल्कुल यॉर्कर। गेंद की स्पीड और स्पिन बिल्कुल असली मैच जैसी है, पर डिलीवरी एकदम नहीं है। और अब आप अपनी बैटिंग यानी अपनी स्ट्रैटेजी को उन 10,000 नई गेंदों पर टेस्ट कर रहे हैं। क्या खूब एग्जाम्पल दिया है। और पता है इसके बाद आप क्या देखते हैं?
आप चेक करते हैं कि उन 10,000 अलग-अलग रास्तों पर ऑन एवरेज आपका शार्प रेशो कैसा था। शार्प रेशो यानी रिस्क के मुकाबले प्रॉफिट? हाँ, यानी आप जितना रिस्क उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो आप कोशिश करते हैं कि उस एवरेज शार्प रेशो को मैक्सिमम किया जाए। इस अप्रोच से ओवरफिटिंग की बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाती है। क्योंकि मॉडल किसी एक पुराने डेटा को रट नहीं सकता, उसे अब हर नए पॉसिबल मार्केट में सर्वाइव करना सीखना ही पड़ता है। सही बात। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पूरी अप्रोच में। वाकई। अब चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ने उन 10,000 पिचेस पर बहुत अच्छी बैटिंग की है। पर अब एक ऐसा प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है जो सच बताऊं तो हर ट्रेडर की रातों की नींद उड़ा देता है। वो क्या? जब हम अपना हार्ड अर्न्ड असली पैसा लेकर मार्केट में उतरेंगे तो एक बार में एक ट्रेड पर हमें अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा लगाना चाहिए? ये सबसे क्रूशियल सवाल है। देखिए, ट्रेडिंग में आप कब खरीदते हैं या कब बेचते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना खरीदते हैं। इसे फाइनेंस की भाषा में मनी मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग कहा जाता है। हाँ, और क्वांटिटी की रिसर्च ने इस पर केली क्राइटेरियन का बहुत ही गहरा एनालिसिस किया है ना। बिल्कुल। अगर प्योरली मैथ की दुनिया में देखें तो लंबे समय में अपने पैसे को सबसे तेज स्पीड से बढ़ाने का यही सबसे प्रूवन और पावरफुल फॉर्मूला है। क्वांटिटी ने वो फॉर्मूला डिटेल में शेयर किया है। अगर मैं याद कर पाऊं तो वो है W माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस W और फिर इस पूरे को R से डिवाइड करना है। सही याद है। जहां W का मतलब है आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी और R का मतलब है आपका विन लॉस रेशियो, यानी जब आप जीतते हैं तो कितना कमाते हैं और हारते हैं तो कितना गवा देते हैं। हाँ, तो अगर आप इस केली फॉर्मूला में अपने एल्गोरिथम के पास आंकड़े यानी स्टैट्स डालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको एक एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल कर दे देगा। मान लीजिए फॉर्मूला ने कैलकुलेट करके कहा कि आपको अपनी टोटल कैपिटल का 40% एक ही ट्रेड में लगा देना चाहिए। 40%? हाँ, थ्योरी के हिसाब से मैथमेटिकल रूप से यही वो नंबर है जो आपको सबसे तेजी से अमीर बनाएगा। पर थ्योरी में तो सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है ना। रियल मार्केट में तो मैथ्स अक्सर हमारी इंसानी साइकोलॉजी से हारी जाता है। तो इस पूरे शुद्ध केली फॉर्मूला में सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? सबसे बड़ा खतरा है ड्रॉडाउन, यानी आपके पोर्टफोलियो में आने वाली भयंकर गिरावट। देखिए, केली क्राइटेरियन मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम रिस्क लेता है। इसका सीधा सा मतलब है कि रास्ते में आपका पोर्टफोलियो 50 या 60% तक आराम से गिर सकता है। बाप रे, 60%? अब इस ड्रॉडाउन का थोड़ा मैथ समझिए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे और आपका पोर्टफोलियो 50% गिरकर 50 रुपए रह गया। ठीक है। अब उस 50 रुपए को वापस 100 रुपए तक पहुंचने के लिए 50% का रिटर्न नहीं चाहिए, उसे पूरे 100% का रिटर्न बनाना पड़ेगा, सिर्फ बराबर आने के लिए। ओ, तब जाके 50 का 100 होगा। ये तो बहुत ही डरावनी सिचुएशन है। अगर मेरा खाता 50% माइनस में चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मैथ्स या फॉर्मूला मुझे पैनिक करने से रोक पाएगा। मैं तो घबराहट में अपना सारा सिस्टम ही बंद कर दूंगी। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर अल्गो ट्रेडर्स गिव अप कर देते हैं। वो अपनी ही बनाई मशीन पर भरोसा खोने लगते हैं। इसी पैनिक को रोकने के लिए क्वांटिटी ने एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है, जिसे कहते हैं रिस्क कंस्ट्रेन्ड केली क्राइटेरियन। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेसिक मतलब है उस स्पीड लिमिट वाले केली फॉर्मूला पर एक मजबूत लगाम लगा देना। पर ये लगाम काम कैसे करती है? हम अपनी मशीन को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? ये एक मिनिमम लेवल होता है। आप सिस्टम को बताते हैं कि देखो भाई, मेरी वेल्थ इस लेवल से नीचे किसी भी हालत में नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, एक फ्लोर सेट कर दिया। और दूसरी कंडीशन है बेटा, जो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है। आप कहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के उस फ्लोर तक गिरने के जो चांसेस हैं वो मान लीजिए 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओह, तो एक तरह से हम मशीन को सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि मुझे अपना पैसा तो बढ़ाना है, पर इस बात की सॉलिड गारंटी चाहिए कि मैं रातों रात सड़क पर ना आ जाऊं। बिल्कुल यही बात है। और इस पूरे मैथमेटिकल पहेली को सॉल्व करने के लिए ना एक स्पेशल बाइसेक्शन एल्गोरिथम का यूज होता है। ये क्या करता है? ये एल्गोरिथम उस ओरिजिनल केली वाले बड़े नंबर को धीरे धीरे कम करना शुरू करता है, जब तक कि आपकी वो अल्फा और बीटा वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो पोजीशन साइज होती है वो काफी छोटी हो जाती है। जहां वो प्योर केली फॉर्मूला आपको अपनी पूंजी का 7% रिस्क में डालने को बोल रहा था, वही ये रिस्क कंस्ट्रेंट वर्जन उसे घटाकर सिर्फ 20 या 25% तक ले आएगा। तो ये तो एकदम वैसा लग रहा है जैसे आप किसी F1 रेसिंग कार में बैठे हैं। कार सबसे तेज भाग सकती है, लेकिन आपने उसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पीड गवर्नर और एक भारी भरकम सीट बेल्ट लगा दी है। सही पकड़ा।
मतलब भले ही कार अपनी टॉप स्पीड पर ना भागे, भले ही आप वो रेस 2 सेकंड लेट जीतें, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी रास्ते में क्रैश नहीं होगी और आप जिंदा फिनिश लाइन तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल वैसा ही है। मार्केट में ना सर्वाइवल ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस रिस्क कंस्ट्रेंट कैली का सबसे बड़ा फायदा